नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। निषाद स्वाभिमान रैली में पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कहा कि उनका साफा का होगा क्या। स्वाभिमान रैली के मंच से निषाद संघर्ष मोर्चा के संस्थापक रंजीत सहनी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की और अहियापुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में पूर्व सैनिक और उनके परिवार पर हुआ जानलेवा हमला। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। निषाद स्वाभिमान रैली में उमड़ी भीड़। मंच से ही संघर्ष मोर्चा के संस्थापक रंजीत सहनी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फरपुर क्लब के मैदान में निषाद स्वाभिमान रैली के दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और निषाद संघर्ष मोर्चा के संस्थापक रंजीत सहनी के साथ सभी निषाद समाज के नेताओं ने जमकर हुंकार भरी। स्वाभिमान रैली में हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग शामिल हुए। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में निषाद समाज के बिना किसी की भी सरकार नहीं बन सकती। निषाद समुदाय को 24 कुड़ी में सरकार ने बांट दिया। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 10% से अधिक समाज की जनसंख्या है और जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी की भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने समाज को पीछे धकेलने का काम किया है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निषाद समुदाय अपनी ताकत दिखाएगी तथा लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी स्थानीय निषाद समाज के उम्मीदवार को उतारेगी। निश्चित तौर पे आज जो समाज के जुट करके समाज को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ जो आज सम्मेलन किया गया है निषाद संघर्ष मोर्चा के तहत, और सभी पार्टी सभी वर्ग के लोग खास करके निषाद समाज के साथ चाहे किसी भी दल में हो, लेकिन यहाँ पे मंच पर आके सभी लोगों ने एक सुर से सभी लोगों ने कहा कि आने वाले समय में मजबूती से अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई हमारे वर्षों से हम लोग सब मिलकर ही लड़ाई लड़ते रहे कि निषाद समाज को जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिए हैं। आज आने वाला समय में मजबूती से हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आज समाज निषाद समाज का हर एक निषाद का बेटा वो मानने लगा है कि आने वाला समय में निषाद का अगर कल्याण होगा तो वीआईपी पार्टी के द्वारा होगा। वीआईपी पार्टी कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए बवाते रहता था, पूरी ज़िंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं, टिकट बांटता है। हर जाति धर्म को लोगों को टिकट बांटते हैं। तो ये पहचान हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर, आज वीरेंद्र जी है, रंजीत जी है, सभी लोगों ने हम लोग मिलकर पिछले 6-7 सालों से लगातार संघर्ष करके इस मुकाम तक बनाए, पार्टी बनाए और आने वाले समय में लड़ाई लड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पर 2024 का जो चुनाव होगा उसमें निर्णायक भूमिका में निषाद समाज पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में होगा। और निश्चित तौर पे जो हम लोगों के नाव पे बैठेगा, जो हम लोग से दोस्ती करेगा, उन जल्दी मंजिल को प्राप्त करेगा, और जो लोग हमारे नाव पे नहीं बैठेगा उनको नुकसान होगा। आज समाज एक साथ हो चुका है। निषाद के 22 कुड़ी एक हुए, 10.5% संख्या हमारे पास बिहार में है। हम चुनाव अकेले नहीं जीत सकते, लेकिन दूसरे को हरा सकते हैं। ये हमारे पास ताकत है। आपने देखा 2022 में बोछा में जो चुनाव हुआ था, आपने देखा ज़बरदस्ती वहाँ पे भाजपा ने अपने कैंडिडेट दे दिया और हमने भी अपने कैंडिडेट दिया। हमने 30,000 वोट अकेले अपने दम पर 15% वोट हमने लाया। उसी जगह भाजपा वहाँ 37,000 वोट से हारा और वहीं पे महागठबंधन 37,000 वोट से वहाँ चुनाव जीता। तो आप देख सकते हो उस समय में नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, पारस जी, सभी लोग उस समय था। जो आज गठबंधन है वैसा ही गठबंधन था, लेकिन 37,000 वोट से हारा और 30,000 वोट निषाद समाज को जोड़ दीजिए तो 67,000 वोट हो जाता है। तो आने वाला समय में वीआईपी पार्टी एक निर्णायक वोट है और जो निषाद समाज को सम्मान देगा, जो हमारे आरक्षण की बात मानेगा दिल्ली में, उन्हीं लोगों के साथ हम लोग आने वाले समय में गठबंधन करेंगे और आने वाला समय में समाज को आगे बढ़ेगा। वीआईपी पार्टी का झुकाव किधर होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी देखिए, कोई बातचीत हुई है अभी तक? देखिए, बातचीत हमारे पास वोट है, सभी लोगों को वीआईपी पार्टी चाहिए, लेकिन हमारे अभी है कि 10-12 तारीख को अभी फ्लोर टेस्ट होगा। यहाँ पे भी बहुत सारा खेला होना है। अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुआ इसका आप लोग कोई कल्पना नहीं किया जा सकता था कि ऐसी घटना होगा, लेकिन ऐसा घटना हुआ। आने वाला समय में 12 तारीख को भी सरकार को बहुमत साबित करना और बहुत कठिन है, क्योंकि आपस में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू आपस में लड़ रहे हैं। आपने देखा जब तक मुरट्ठा नहीं खुलेगा तब तक समझिए लड़ाई जारी रहेगा। मुरट्ठा खुल जाएगा तो हम मानते हैं कि लड़ाई खत्म होगा, लेकिन एक तरफ मुरट्ठा बांध के, और आज भी उनका एक ही संकल्प है, जब तक नीतीश जी को हटाएंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो लड़ाई बहुत है। अभी 3 तारीख आ जाए, 9 दिन अभी देखिए, फ्लोर टेस्ट तक देखिए कि क्या होता है, और एक बार ये निर्णय होने के बाद वीआईपी पार्टी निर्णय। वीआईपी अगर किसी गठबंधन के साथ जुड़ती है तो कितनी सीटें आप लोग लेना चाहेंगे? कितनी सीटों की मांग होगी? अभी हम लोग एक विचार से राजनीति करेंगे और जाहिर सी बात है गठबंधन में होगा तो हमारा इच्छा होगा मैक्सिमम सीट हम लड़े
और लेकिन एक उद्देश्य भी होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य है निषाद को आरक्षण मिले, युवा को रोजगार मिले, किसान को आय दुगुनी हो, हमारा बिहार आगे बढ़े, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो बहुत सारे चीज़ को पहलू को सोचते हुए हम लोग डिसीजन लेंगे। मैक्सिमम सीट पर लड़ने का कोशिश करेंगे। वो गठबंधन पे प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ तय होता है, लेकिन आने वाला समय में निषाद समाज जो है निर्णायक होगा। अच्छा, ये प्रत्याशी जो है स्थानीय मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, प्रत्याशी कोई भी हर पार्टी के लिए एक चुनौती होता है, और स्थानीय प्रत्याशी जो होता है वो बहुत मजबूत होता है और ज़्यादा काम का होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगल बगल के क्षेत्र कौन है, कौन बूथ किधर है, कौन पंचायत किधर है। तो स्थानीय कैंडिडेट हर पार्टी के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समीकरण नहीं होता, आपके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है तो आप बाहर से ले आइए। जैसे पिछली बार हमारे पास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था राजभूषण चौधरी, और हमारे पास उतना मजबूत दमखम बलल, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो दमखम से लड़ा जाता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं लड़ा जाता है। तो ऐसे फिगर भी होना चाहिए। तो पिछली बार ऐसा हुआ था, नहीं था कैंडिडेट हमारे पास, तो हमने बेगूसराय से लाया था। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे स्थानीय यहाँ पे जो मजबूत होगा, दमखम लगाएगा, पार्टी पे आस्था विश्वास होगा, पार्टी के साथ चलने वाला होगा, हम लोग चाहेंगे कि उसके ऊपर दाव लगाएं। और निश्चित तौर पे दाव स्थानीय लोग पे लगाने से पार्टी को हमेशा फ़ायदा होता है, चुनाव जीतने में आसान होता है। तो हमारा भी निर्णय यही होगा कि स्थानीय लोगों को चुनाव लड़ा जाए। लेकिन राजनीति है, कब क्या होगा सारे चीज़ें होता है। पार्टी में पहले तो लोग रहे कि हमें चुनाव लड़ना है, ये सीट वीआईपी को मिले, तो उस पर हम लोग निर्णय लिए हैं कि हमारे जितने भी वीआईपी पार्टी के नेता हैं, राज्य जिला में जितने भी निषाद समाज के गणमान्य नेता हैं, जो अदर पार्टी में हो, हमारे निषाद संघर्ष मोर्चा हो, सभी लोग हम लोग मिलेंगे और हम लोग सर्वसम्मति से एक अच्छे कैंडिडेट का, अच्छे लोगों का चयन करेंगे, जो सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। तो ये प्रक्रिया पे हम लोग काम करेंगे। दूसरी ओर स्वाभिमान रैली के लिए निषाद संघर्ष मोर्चा के संस्थापक रंजीत सहनी पूरे गाजे बाजे के साथ मुजफ्फरपुर क्लब पहुंचे। उन्होंने इस रैली के माध्यम से जिले में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, जिसमें वह कामयाब भी हो गए और मंच से ही उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। रंजीत सहनी ने कहा कि जिले में सबसे अधिक निषाद समाज की जनसंख्या है और पिछले 25 वर्षों से लोकसभा चुनाव में बाहरी उम्मीदवार जीतते आए हैं। इस बार चुनाव में बाहरी उम्मीदवार नहीं जीतेगा, क्योंकि इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाए और स्थानीय उम्मीदवार पर समाज के लोगों मुहर भी लगाई। रूप से आज निषाद स्वाभिमान रैली हम लोग का निषादों के मान सम्मान हक अधिकार के लिए जो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस रैली में हमारे साथ संगठन निषाद संघर्ष मोर्चा को इस लड़ाई को साथ देकर आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर वीआईपी के राष्ट्रीय सुप्रीमो मुकेश सहनी जी भी आए हैं और उनका समर्थन हम लोग को प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से जब इनका समर्थन प्राप्त हुआ है तो ये लड़ाई हम लोग प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव का बिल्कुल खुद रहे हैं क्या? निश्चित रूप से स्थानीय की बात बोले ही है, हम लोग का भी संगठन का बात है, वो अध्यक्ष जी बोलेंगे। स्थानीय पर हम लोग भी चाह रहे हैं कि बहुत दिन 27 साल अब बाहरी के दिए हैं, कोई कल्याण नहीं हो रहा है, तो स्थानीय होना ही चाहिए। और स्थानीय पर हम लोग भी सहमत हैं, पूरे समाज जिला का विकास होगा। 27 साल में देखिए और आया गाय कटरा गाय घाट का क्या विकास हुआ है, आज भी चचरिए पुल नज़र आ रहा है, तो क्या विकास की बात करते हैं। तो जो 27 वर्षों में नहीं हुआ है अब क्या उम्मीद रखते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से स्थानीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं मुकेश जी कि जो स्थानीय होता है उसको हर क्षेत्र का अनुभव होता है, हर गांव टोला का अंदाज उसको अनुभव रहता है, तो निश्चित रूप से वो विकास ही काम करेगा। इसीलिए हम लोग भी स्थानीय समाज में अपने संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निषाद स्वाभिमान रैली में पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका साफा का होगा क्या। निषाद स्वाभिमान रैली में शामिल होने पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भाजपा और जदयू के नए गठबंधन पर बनी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि साफा बांधने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अब अपने साफा का क्या करेंगे, अब तो वह खुद नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनकी कहनी और कथनी में कोई अंतर नहीं बुझाता। मैं चाहूंगा जिस पार्टी के साथ समझौता करके अपने परिवार का राजनीति में उत्थान कर सकता हूं, लेकिन नहीं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं आया हूं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया साथियों। मैं तो मंत्री बना था, मैं तो मंत्री था, एमएलसी था। अगर मैं उस समय मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद करता,
आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ता तो मेरे साथ ये नहीं होता। मेरा ना विधायक खरीदता, ना हमें मंत्री से हटाता। हमने आपके लिए लड़ाई लड़ा, हमने कुर्सी को लात मारने का काम किया, लेकिन आपके अधिकार के लिए हमने किसी के सामने में सरेंडर होने का काम नहीं किया और झुकने का काम नहीं किया। आज भी आप देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी दल के साथ चला गया। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन है, लेकिन आपका सन्ना पल्ला किसी के साथ नहीं जा रहा है। और पूरे बिहार में आज चर्चा हो रहा है कि मुकेश सहनी जिसके साथ जाएगा उसका पल्ला भारी हो जाएगा। आज पूरे बिहार में चौक चौराहे पे यही चर्चा है। वहीं दूसरी ओर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार ने कहा कि जिस पार्टी की बदौलत वह मंत्री बने थे, आज पहले वह अपने बारे में सोचे। राज्य की जनता के बेहतरीन को लेकर यह निर्णय लिया गया था, इसलिए सरकार बनी है। सम्राट चौधरी। देखिए, आपके चैनल पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2020 में इसी एनडीए गठबंधन को मैंडेट मिला था और फिर पुनः जो बिहार की जनता चाह रही थी, नीतीश जी जिस दबिश में काम कर रहे थे, बिहार के विकास को कहीं ना कहीं से गतिरोध पहुंचाने का, अवरोध पहुंचाने का काम जो राजद के लोग कर रहे थे, आज पुनः आज जो सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, बिहार के विकास का चौतरफा विकास रहेगा। और रही बात मुकेश सहनी जी की, तो मुकेश सहनी जी की पहचान क्या है? अगर अमित शाह जी उनको हेलीकॉप्टर में नहीं घुमाए होते तो मुकेश सहनी को पहचानता कौन था? एक भी वो अपने भी हार गए। और आज वो जो निषाद की बात करते हैं, जब उनको मौका मिला तो कई निषादों को उन्होंने टिकट दिया, पहले इसका तो जवाब दे। वो खुद हार गए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री देकर सम्मान देने का काम किया, और जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करने का काम मुकेश सहनी करते हैं। देखिए, मैं आपके चैनलों पर भी चला है कि व्यक्तिगत भावुक निर्णय और बिहार के विकास का निर्णय दोनों एक नहीं हो सकता है। तो माननीय सम्राट भैया ने बिहार के विकास को कैसे गति मिले और उस साफा को सही जगह पर अयोध्या श्री राम के चरणों में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम वो राम जी के चरणों में वो साफा समर्पित करेंगे। और बिहार के विकास के आगे व्यक्तिगत निर्णय कुछ नहीं होता है। ये सम्राट भैया ने खुद प्रेस वार्ता करके आप लोगों के बीच रखा था। और ये मुकेश सहनी क्या है? ये आज जिस समाज की ये राजनीति करते हैं, उसी समाज को सबसे ज्यादा ठगने का काम अगर कोई करते हैं, निषाद को सबसे ज्यादा अगर ठगने का कोई काम करता है तो वो मुकेश सहनी करता है। कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, अपना तो कोई वजूद है नहीं। कभी अमित शाह जी के साथ हेलीकॉप्टर में घूम के पहचान बना। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में मिशन भारती और बिहार गुरु द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया। मिशन भारती तथा बिहार गुरु के तत्वाधान में मिठनपुरा स्थित द पार्क होटल के सभागार में दीप प्रज्वलन के उपरांत मंचासीन अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया। ज्योतिषाचार्य पंडित कमलापति त्रिपाठी ने सौसित वाचन करते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा पिछले 5 वर्षों से बहुआयामी बिहार गुरु डायरी की प्रस्तुति कर रहे हैं। ये बड़ा ही सराहनीय है। इस डायरी में जीवन के उपयोग की बहुत सारी सूचनाएं हैं। साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने डायरी की उपयोगिता पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि डायरी लेखन हमारी स्मृति को ऊर्जा प्रदान करता है। आज मोबाइल के धुआंधार प्रयोग के कारण हम लिखने की प्रवृत्ति से कटते चले गए हैं। बिहार गुरु डायरी हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत पहल है। ये एक तरह से डायरेक्टरी भी है और इसके कोरे पन्ने पर हम लिखते हुए अपनी शक्ति को अर्जित कर सकते हैं। भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया है, जिसमें बिहार के मतलब थाना स्तर से लेके राष्ट्रपति महोदय तक का नंबर होता है और प्लस मुजफ्फरपुर से संबंधित विशेष जानकारी उपलब्ध होती है। उसी डायरी का आज लोकार्पण हम लोग 2024 की डायरी का किए हैं। डिजिटल की दुनिया में डायरी का लोकार्पण किए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लिखना चाहिए हम लोगों को। डायरी दैनिक जो हम लोग का जो गतिविधि है वह लिखना चाहिए, इसलिए हमने डायरी दिया है। प्लस उसमें पंचांग युक्त है, हर दिन की उसमें जानकारी है कि किस दिन कौन सा दिवस है, कौन सा वार है, इसलिए उसको एक विशेष है और लिखना चाहिए। लिखने से हम लोग भागेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, इसलिए लिखने की आवश्यकता है और इसी को हम लोग बढ़ावा देने के लिए इस डायरी को हर वर्ष लाने का प्रयास करें। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन शामिल हुए?
डॉक्टर संजय पंकज जी हैं, कमलापति त्रिपाठी जी हैं, रंजन जी हैं, पूर्व MLC गणेश भारती जी हैं, डॉक्टर SN भारद्वाज हैं। तत्वावधान में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है। आज धीरे धीरे फेसबुक की दुनिया से जुड़े हुए लोगों की प्रवृत्ति खत्म होती चली जा रही है कि वे कुछ लिखें भी, जबकि लिखना और लिखे हुए को फिर देखना कितना सुख कर होता है और स्मृतियों की कैसे वापसी होती है लिखे हुए के माध्यम से। डायरी केवल हम रोज़मर्रा की बातें ही नहीं लिखते हैं, डायरी में हम अनुभव लिखते हैं, विचार लिखते हैं, संकल्प लिखते हैं। और किसी ज़माने में डायरी एक साहित्य के रूप में समादृत हुआ करता था। डायरियों से ही निकलकर ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य आए जो किसी भी उदास व्यक्ति को भी एनर्जेटिक बनाने के लिए पर्याप्त हुआ करता था। तो पुनः डायरी लेखन की ओर लोग प्रवृत्त हों, इसके लिए बिहार गुरु के तत्वावधान में पिछले 5 वर्षों से डायरी प्रकाशित करने की जो स्थिति शुरू हुई है और यह सिलसिला, और यह केवल डायरी नहीं है, इसमें इतनी सूचनाएं हैं, एक तरह से समझिए कि यह डायरेक्टरी है जिससे आप अगर बीमार पड़ते हैं या कहीं किसी सरकारी उपक्रम में या सरकार के स्तर पर किसी मंत्री से, विधायक से, MP से संवाद करना है तो सब नंबर यहाँ उपलब्ध है, केंद्र से लेकर राज्य तक। तो डायरी का लोकार्पण, और इसी लोकार्पण में वैशाली राज्य की मांग भी उठी है। वैशाली गणराज्य के रूप में हमारा वैशाली जनपद कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था। हमारी मातृभाषा बज्जिका में, जिस भाषा में भगवान महावीर ने भी उपदेश देने का काम किया, कला नेत्री अम्बपाली भी उसी में संवाद करती थी, और भगवान बुद्ध बार बार वैशाली की ओर लौटते रहे। जिस जनपद की प्रशंसा, जिसकी सुव्यवस्था की प्रशंसा स्वयं भगवान राम ने की थी, विश्वामित्र ने की थी, उस वैशाली की उपेक्षा अब निश्चित रूप से असहनीय और दुखदायी है। इसलिए उत्तर बिहार के राज्य के रूप में वैशाली फिर से सम्मानित हो। जगह हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला आलोक, संसार को गणतंत्र का देश देने वाला वैशाली जनपद आज राज्य के रूप में भी ना आए, यह असहनीय और दुखद स्थिति है। इसलिए बिहार गुरु डायरी लोकार्पण के अवसर पर पुरजोर ढंग से वैशाली राज्य के रेडियो ऑरेंज द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान विशेष योगदान देने वाले 51 लोगों को बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। रेडियो ऑरेंज ने शनिवार को 51 लोगों को उनके विशेष योगदान के लिए बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। गोबरसही लाडौर रोड में स्थित एक रिसोर्ट में बिहार रत्न अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजनकर्ता रेडियो ऑरेंज की टीम ने बताया कि बिहार से सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में लगे ये सामाजिक कार्यकर्ता ही आज के रियल हीरो हैं। बिहार अवार्ड का जो आइडिया है वो काफ़ी दिनों से चल रहा था कि बिहार में जो लोग काम कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जो काम कर रहे हैं, तो उनके काम को सराहाए कैसे। तो इसका एक हम प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और तब एक आइडिया निकल के आई हमारे हेड ऑफिस से और हमारे ये हम लोगों ने बिहार रत्न अवार्ड्स ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे हम नॉर्थ बिहार को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस एम्पायर्स हैं इस रीजन के, उन लोगों को हम लोग सम्मान से नवाज रहे हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब इनकी उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। वीडियो वक्त तो चला, छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहां बाटा एक्शन कैंपस
शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। करजा थाना क्षेत्र में हुए आरती की मौत के बाद न्याय नहीं मिलने को लेकर परिजनों ने आईजी से मुलाकात की। जिले के करजा थाना क्षेत्र में आरती की मौत के बाद उसके परिजन ने आईजी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि आरती और लाल बाबू महतो का शादी प्रेम विवाह हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय के बाद ससुराल वाले आरती को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच आरती के पति ने दूसरी शादी कर ली। आरती के ससुराल वाले मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इस बीच करजा थाना क्षेत्र में संदेहात्मक तरीके से मौत हो गई। इसके बाद आरती के परिजन ने ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया। घटना के काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आरती की मां, आरती का छोटा भाई और उसकी मासी आईजी से न्याय की गुहार लगा रही हैं। अय्यापुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर पूर्व सैनिक और उनके परिवार पर असामाजिक तत्वों के लोगों ने हमला किया। पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला, न्याय के लिए दर दर भटक रहे। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले पूर्व सैनिक राहुल कुमार और उनके परिवार पर पहले जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद मामले को लेकर FIR भी दर्ज किया गया। बावजूद उनकी धमकी मिल रही है और दोषी पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में पीड़ित पूर्व सैनिक राहुल कुमार पूर्व सैनिक संघ के साथ आईजी शिवदीप लांडे से मिलकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ित पूर्व सैनिक राहुल कुमार ने बताया कि वो जमीन को लेकर उनके भाई विनय कुमार सिंह और उनके बेटे ने उन्हें रॉड और चाकू से वार किया और जान से मारने की कोशिश की। घायल अवस्था में पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज भी किया। बावजूद अब आरोपी भाई के खिलाफ पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उल्टा आरोपी भाई उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं इसको लेकर पूर्व सैनिक संघ ने भी पूर्व सैनिक राहुल कुमार के साथ आईजी से मुलाकात की और उनकी सुरक्षा की मांग। संघ के अध्यक्ष संतोष चौधरी ने कहा कि अगर पुलिस इनकी सुरक्षा नहीं देगी और न्याय नहीं दिलाएगी तो पूर्व सैनिक अपने तरीके से इस मामले के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं संतोष कुमार चौधरी, अध्यक्ष बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ शाखा मुजफ्फरपुर। मुझे प्रशासन से शिकायत ये है कि हमारे जो राहुल जी है पूर्व सैनिक है, एक बहुत ही अच्छे संस्था से भारतीय सेना जो विश्व की सबसे बेहतरीन सेना है और वहाँ से सेवा देकर के रिटायर होकर के आए और इनके साथ जो घटना घटती है, घटना घटने के बाद डायल 112 को उनकी पत्नी द्वारा सूचना दिया जाता है। डायल 112 आती है, अपराधी को
पकड़ के थाना ले जाती है और ले जाने के बाद वहाँ पे आपस में साँठ-गाँठ करके उसको छोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है प्रशासन की तरफ से। ये हम लोग जो हैं आम नागरिक अभी बन के ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अनुशासन, संयम, इन सारी चीज़ों का जो है एक उच्च लेवल का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे भारतीय सेना किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग के ऊपर पत्थर भी चलता है, AK-47 हम लोग लेके घूमते हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर पत्थर चलता है फिर भी अपने नागरिक के ऊपर हम लोग गोली नहीं चलाते हैं। और आज हम आजी साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, देखते हैं अगर विद इन ए वीक अगर कुछ एक्शन हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम लोग इस चीज़ को मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और अपने पूर्व सैनिक राहुल कुमार के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इनको न्याय मिले, चाहे जहाँ से लेना होगा न्याय। हम लोग अनुशासन में रहते हुए न्याय की प्रक्रिया लेकर के हम लोग रहेंगे इनके लिए। शहर के टावर चौक पर कई घंटे तक जाम में परेशान रहे लोग। ट्रैफिक विवेक इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि शहर के टावर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं रहने की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के तहत पूरे शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लग चुके हैं, लेकिन टावर चौक पर अभी सिग्नल को शुरू नहीं किया गया है। जाम से निपटने के लिए तैनात पुलिस अकादमी ने बताया, ट्रैफिक सिग्नल अगर शुरू रहता तो जाम की समस्या नहीं उत्पन्न होती। जाम के चलते हम लोग बराबर ड्यूटी में 24 घंटा तैनात रहते हैं और जाम से छुड़ाने के प्रयास करते भी हैं। और सरियागंज टावर ऐसा है कि सिग्नल के बिना बहुत यहाँ दिक्कत है और उससे और जाम ज़्यादा लग जा रहा है। परीक्षा के चलते और जाम ज़्यादा चल रहा है। हेलमेट चेकिंग भी कर रहे हैं आप लोग? हेलमेट चेकिंग वो हम लोग रुकते हैं, लेकिन हम लोग फाइन काट देते हैं, मोबाइल के द्वारा खींच के भेज देते हैं और फाइन कट जाता है। आज गुलाब भी दिया गया है? गुलाब दिया गया है परिवहन विभाग की ओर से, लेकिन गुलाब देने से ही काम चलेगा? ऐसा काम नहीं चलेगा। प्रशासन जब तक टाइट नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। खुदीराम बोस खेल मैदान में तृतीय ललित विजय मेमोरियल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में शनिवार को शुरू हुए तृतीय ललित विजय मेमोरियल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन मुकाबले में बाबू फुटबॉल क्लब सकरा ने न्यू स्टार स्पोर्टिंग क्लब को 2-0 से पराजित कर पूर्ण अंक अर्जित किया। मध्यांतर तक विजेता टीम को एक सोने की बढ़त हासिल थी। इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर की महापौर निर्मला साहू ने किया। मौके पर फुटबॉल संघ से पंकज कुमार, शैलेंद्र कुमार सिन्हा, हर नाम सिंह, अनिल कुमार सिंह आदि पदाधिकारी और पूर्व खिलाड़ी उपस्थित थे। आगत अतिथियों का स्वागत आयोजक सचिव चंद्रशेखर कुमार चंदू ने किया। शहीद खुदीराम बोस मैदान में खेले गए मैच में 8वें मिनट में दाई छोर से आक्रमण करते हुए बाबू फुटबॉल क्लब सकरा के स्ट्राइकर आशीष रंजन ने गोल करने में सफलता हासिल की। हालांकि इस बढ़त के बाद दोनों टीमों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन गोल करने में सफलता हाथ नहीं लगी। मध्यांतर के बाद एक बार फिर से बाबू फुटबॉल क्लब के अक्षय ने 91 मिनट में गोल कर बढ़त को दुगुना कर दिया। अंततः इसी स्कोर पर मैच की समाप्ति हुई। मैच में रेफरी मोहम्मद करार, दीपक कुमार, आमोद कुमार और मोहम्मद इरशाद थे। कल का मैच 11 स्टार जमालपुर और स्पोर्ट्स क्लब वाल्मीकि नगर के बीच होगा। तृतीय ललित विजय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक इसका टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें बिहार से 6 टीम को भाग लिए हैं। विनर टीम है यूनाइटेड क्लब सिवान और उप विजेता स्टार मोतिहारी, और उसके अलावा जमालपुर की टीम है, हरनाटार की टीम है, उसके बाद बाबू एफसी की टीम है और मुजफ्फरपुर का न्यू स्टार लीग चैंपियन की टीम है। इसका फाइनल 7 तारीख को खेला जाएगा। विजेता को 11,000 रुपया, उप विजेता को 5,000 रुपया, उसके बाद गोल्डन बूट भी है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी है और बेस्ट गोलकीपर भी है। आज का जो उद्घाटन मैच था किनके बीच हुआ? आज उद्घाटन मैच में न्यू स्टार मुजफ्फरपुर के बीच हुआ है और बाबू एफसी विजेता हुए हैं। बाबू एफसी 2-0 से, और उद्घाटन किए हैं मेयर श्रीमती निर्मला देवी साहू।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।